सम अप करना चाहो अपनी मूवी को तो आप क्या बोलोगे? व्हाट आर दोस टू लाइंस? श्रेया, अगर मैं कम से कम शब्दों में अपनी फिल्म के बारे में कहने की कोशिश करूं तो ये उन लोगों की कहानी है जो जन्नत ढूंढने के लिए एक खतरनाक रास्ते पे चल देते हैं जो उनकी जिंदगी को ही खत्म करने वाला है। ऐसे रास्ते को चुन लेते हैं। इस तरीके के सब्जेक्ट बाग में जो टैगलाइन अगर मैं इसकी कहूँ तो क्वेस्ट फॉर अ जन्नत इन आफ्टर लाइफ बाय फिदायीन्स, उस मानसिकता की बात है जिसके अंदर आप आदमी को इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और ऐसे ही मोटिवेटेड गलत डॉक्ट्रिन जो समझाई हुई है उसके तहत अपनी जान गंवा देने वाले टेररिस्ट की कहानी है 72 वर्जिन्स, 72 हूरें। ये जो टाइटल चूज किया गया है फिल्म का, 72 हूरे, द आइडियोलॉजी व्हिच इज बिहाइंड दिस टर्म और द अट्रैक्शन व्हिच इज गिवन टू द फिदाइंस टू गो हेड एंड कमिट अट्रोसिटीज, बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी मानसिकता नहीं है क्या ये औरतों के प्रति? जी बिल्कुल, बिकॉज देखिए कहीं पर ये पूरा का पूरा जो ये डॉक्ट्रिन है जिस तरीके से लोगों को तैयार किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है सिस्टमेटिकली, अगर आप देखें तो देर आर मार्केट्स। अटक के पास का एरिया फाटा पाकिस्तान के अंदर, दारा जो हथियारों की मार्केट है, ट्राइबल एरियाज के आसपास इस तरीके की मार्केट्स हैं जहां पर हमने ये सुना है कि वहां पर AK-47, AK-56, दूसरी गन्स जो हैं, हैंड ग्रेनेड्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वहां पर ह्यूमन बॉम्ब्स भी मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जिनको आप देखेंगे तो एटलीस्ट वो लोग डिप्राइव्ड हैं सब चीज़ों से, जीवन में उनके पास में मतलब कुछ नहीं है। वो सोचते हैं कि ऐसी ज़िंदगी का लानत है, जो जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो हमको सब आफ्टर लाइफ में मिलने वाली हैं, तो हम यहाँ जी के क्या करेंगे। उस सभी एज ग्रुप के लोग हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि आप अभी सिर्फ 50% एडवांस दीजिए और इसके बाद में ये धमाका करेंगे, और जब बाद में जितने काफिर को मारेंगे उसके बाद में बची हुई पेमेंट करना, कम से कम 10 मारेंगे, 15 मारेंगे, ये आम बातें हैं वहां पर। और इसमें सिस्टमेटिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है रिक्रूट करती हैं और उनको उन चीज़ों के बारे में बातें करती हैं जिनके लिए यहाँ पर सख्त मनाही है, कि उनके हिसाब से कि आपको यहाँ पर ये सब करना जो है वो हराम है, और अब आप जब जन्नत में जाएंगे तो आपको न सिर्फ हूरें मिलेंगी बल्कि शराब और न जाने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करते हैं। तो फिल्म कहीं पर समवेयर ये कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जन्नत इंसान की शुरू होती है जब आप आंखें खोलते हो, तब नहीं, जब आप आंखें बंद करते हो। ये फिल्म इस थॉट को लेके चलती है। और उसके अंदर वो देखिए, ये कहना कि रोगेटरी, ये तो बहुत एक छोटी बात होगी, बिकॉज हर तरीके से उन चीज़ों का लालच दिया जाता है, उन चीज़ों के अंदर किसी भी तरीके से वो तैयार करने की कोशिश की जाती है इस इनह्यूमन क्राइम के लिए, कि आप जाएं और किसी मार्केट प्लेस पर, जहां पर ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आए हैं अपने जीवन की चीज़ों के लिए, कोई शॉपिंग करने आया है, कोई किसी को मिलने आया है, रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए, थिएटर में बैठे हुए लोग, आम बात होती है फिदायीन अटैक्स। और अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ हिंदुस्तान या इसके आसपास की बात नहीं है, कि अब तो ये चीज़ इनकी शुरुआत करने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर भी फिदायीन से अटैक हो रहे हैं, बल्कि यूरोप एंड अमेरिका भी इसके ये भी शिकार होने हैं। तो लगा ये। कहीं पर हर समाज जो है वो इन चीज़ों से प्रभावित है। बहुत ही शॉकिंग टर्म है ह्यूमन बॉम्ब्स। तो ये जो ह्यूमन बॉम्ब्स, जो लोग वॉलंटियर करते हैं कि हाँ हम इस चीज़ के लिए आगे जाना चाहते हैं, दे आर डिप्राइव्ड इन सम वे। उनको वो लाइफस्टाइल नहीं मिल रही, वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, जिनके वजह से दे फील डिप्राइव्ड इन दिस सोसाइटी, दे डोंट फील अ पार्ट ऑफ इट, कि हम इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, हमें वो खुशियां नहीं मिल रही जो हमें जन्नत में मिलेंगी। ये तो एक पार्ट हो गया। मगर जब आप उसामा बिन लादेन की बात करते हैं तो ही केम फ्रॉम अ फैमिली विच वाज द रिचेस्ट और द वेल्दीएस्ट। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हिज फादर वाज द वेल्दीएस्ट कंस्ट्रक्शन मैग्नेट, एंड ही हिमसेल्फ इज ऑल्सो वेरी एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे थे। तो उसके बावजूद भी ये रास्ता चुनने का क्या क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्या मेंटालिटी होती है, क्या कारण होता है? क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में बात की गई है देखिए, अब ओसामा बिन बिल्कुल लादेन की। आपने जी।
देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसका आप किस सोसाइटी के किस हिस्से से आते हैं, एजुकेटेड हैं या एजुकेटेड नहीं हैं, वेल्दी हैं या नहीं हैं, इससे कुछ लेना-देना नहीं है। सबसे पहले तो ये एक जंग जो है वो है, जो नॉन बिलीवर्स हैं, फिदायीन उनके खिलाफ, कि किसी भी तरीके से एक बहुत बड़े सिनिस्टर प्लान का हिस्सा है, जिसके अंदर इनका रिक्रूटमेंट जो है मोस्टली देखिए, मगर उसामा बिन लादेन जो था वो खुद ह्यूमन बॉम्ब नहीं बना, उसने लोगों को तैयार किया। उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिफरेंट स्क्वाड था जहां पर ह्यूमन बॉम्ब्स तैयार किए जाते थे, या इस तरीके का इस्तेमाल वो लोग इफेक्टिवली अपने आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करने के लिए, जो उनका टेररिज्म की जो चीज़ें थी, दहशतगर्दी के लिए वो लोग खुल के इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन वो खुद नहीं, खुद तो वो छुप के रह रहा था, क्योंकि वो ये समवेयर, वो भी शायद ये कहीं पर जानता होगा कि ये जो ख्वाब वो बेच रहा है, ये पता नहीं हकीकत में पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से जिसको इसका सिर्फ एक हिस्सा नहीं है कि आप कहीं पर ये एक जो कैलिफेट है इस्लामिक, उसको इस्टेब्लिश करना है, कहीं पर ये जो हिंदू जो हैं वो तसद्दुक कर रहे हैं, इसके ऊपर इन चीज़ों को करना है, या उनको एक कहानी जो है वो बेची जाती है। वो लोग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास में नहीं होती है, उनको इस तरीके से एक सर्टेन एक जगह के ऊपर रख के तैयार किया जाता है, जो दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, ऐसा करके उनको जन्नत में मिलेगी, और उनका नाम, मतलब इसके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं कि न सिर्फ वो जो मतलब ये फिदायीन जो है इसमें से कि कोई गाजी बनेगा और कोई उससे कहीं ज़्यादा बड़ी पोजीशन के ऊपर होगा, तो उसके अंदर भी चॉइसेस होती हैं उसके पास में कि वो डिसाइड कर पाएगा कि कौन सी हूर उसको मिलने वाली हैं, जो 72 हूर्स हैं। तो बहुत बड़े सारे चैप्टर्स हैं इसके अंदर, मगर मुद्दा वहीं पर निकल के आता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए इनको मैनिपुलेट किया जाता है, और इस चीज़ के अंदर लेकिन कुछ लोग जानते हुए आते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये अनएजुकेटेड लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें, अगर आप जो 9/11 था उसके अंदर जो लोग थे वो एजुकेटेड थे, उन्होंने इनफैक्ट बहुत रेपुटेटेड कॉलेजेस से डिग्री ली हुई थी, और प्रॉपर ट्रेनिंग थी उनके पास में, वो पायलट से लाइसेंस था उनके पास में, कमर्शियल पायलट लाइसेंस था। तो जी। एजुकेशन का ये सिर्फ एक चीज़ है कि ज़्यादातर लोग वहाँ से आते हैं, लेकिन सभी वहाँ से आते हैं ये ज़रूरी नहीं है। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये इम्मैटीरियल है। अगर आपके ज़हन में ये ज़हर भर दिया गया है, तो फिर कोई एजुकेशन, कुछ चीज़ें उसको निकाल नहीं पाती हैं। इस मूवी का जो रिसर्च किया होगा आपने, वो किन-किन तरीकों से किया? और ग्राउंड रिसर्च किस-किस तरीके से किया, और इस मूवी के पीछे जो अथॉरिटीज़ होंगी, वो क्या-क्या होंगी? देखिए ये इसके ऊपर हमने बेसिकली जो अलग मल्टीपल लेयर्स थी रिसर्च की। एक तो आप अगर ह्यूमन बॉम्ब्स का अगर आप गूगल पर चले जाएंगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स मिलेंगे, किस तरीके से इनको तैयार किया जाता है। ये एक केस है। वो बहुत सारे टेररिस्ट जिनको पकड़ा गया, या जो फिदायीन अटैक करने से पहले एफबीआई या इंडियन इंटेलिजेंस या इन सब के हाथों में आ गए, उन लोगों के बहुत सारे वीडियोस हैं जो टाइम टू टाइम यूट्यूब निकालता रहता है, मगर वो मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप उनको देखेंगे कि किस तरीके से उनको, अब मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा बरगलाना, कि बहकाना, जिस तरीके से उनको 72 हूर का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि जन्नत के अंदर वो सब चीज़ें जो बेसिकली मिल तो यहाँ भी सकती हैं, लेकिन उनको इन सब चीज़ों से पहले दूर रखा जाता है, और उसके बाद में फिर सडनली कहा जाता है कि अब इसके बाद में ये सब आपको मुहैया होंगी, और ये लाइफ जो है वो हमेशा रहने वाली है। तो वो इस चीज़ को व्हाटएवर रीजंस वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो फाइनेंशियल रीजन की वजह से आते हैं, क्योंकि उनको ये कहा जाता है कि और बहुत छोटा सा नॉमिनल अमाउंट उनको मिलता है कि उनकी फैमिली की विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड प्रोवाइड यू जो भी मंथली चीज़ें होंगी आपके परिवार को, लोग इस वजह से भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कि वो किस तरीके से इनका मॉडस ऑपरेंडी का है, कहाँ से, किस रीज़न से ये लोग ऑपरेट करते हैं, इन मदरसास के अंदर ये चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट बालाकोट स्ट्राइक जो हुई थी उसके अंदर भी कहा जाता है कि बहुत सारा वहाँ पर भी ऑलरेडी एक आउटफिट की तैयारियां चल रही थी, जो इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर। टाइम टू टाइम ये रैकेट बस्ट होते रहते हैं, और इनकी इन्फॉर्मेशन थी। फिर ये किस जगह से आते हैं, किस रीजन से आते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, क्या समझाया जाता है इनको,
तो उन सब चीज़ों के लिए मतलब जहाँ तक हो सका है ऑथेंटिक रखने की कोशिश की है। इसमें काफ़ी सारी रिसर्च थी और न सिर्फ रिसर्च थी बल्कि हमने अपने लीड एक्टर्स को उनका लहजा प्रिपरेशन और क्योंकि कुछ लोग हैं जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ सराइकी बोल रहे हैं इसके अंदर। इंडिया में भी सराइकी बोली जाती है लेकिन ये नॉर्मली लाहौर के पास के एरियाज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तान में ये सराइकी बोली जाती है। तो उन एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि वो प्रॉपर उनके वर्कशॉप्स कराए, किस अंदाज में बात करते हैं। उनके बात करने का तरीका बहुत अलग होता है, इंडियंस बहुत अलग तरीके से बात करते हैं क्योंकि इसमें मिक्स ये पूरे अलग अलग जगह के लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की कोशिश की थी। एक दो पाकिस्तानी एक्टर्स भी हैं फिल्म के अंदर जो ये रोल प्ले कर रहे हैं, जो ट्रेलर के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखिए जब आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप इन एंड आउट जितना हो सकता है उनको जानने की कोशिश की जाए। ये प्रोसेस होता है। एक्टर्स भी अपनी प्रिपरेशन के लिए, तैयारियों के लिए इस तरीके के वीडियोस देखते हैं, रिसर्च मटेरियल जो अवेलेबल है, काउंटर टेररिज्म के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, टेररिस्ट के बारे में जो चीज़ें, उनके आउटफिट्स, उनका मॉडस ऑपरेंडी, तो इन सभी तरीके की चीज़ों को जो है वो हर व्यक्ति अपने अपने लेवल के ऊपर इनको करता है और ये अच्छा खासा पार्ट होता है क्योंकि हमेशा इस तरह की फिल्म जो है वो स्क्रूटनी में होती हैं। हर आदमी इनको देखने की कोशिश करता है। ये रेगुलर मसाला एंटरटेनर नहीं है। तो आप कोशिश जी, करते हैं कि जितना ऑथेंटिक हो सके आप रखें और गलती की गुंजाइश कम होती है इसके अंदर। गलती ऐसा की गुंजाइश बहुत ही कोशिश कम की जाती होती है। है, जैसे हमने केरला स्टोरी जी, में भी देखा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, गलती जी, की गुंजाइश बहुत कम होती है, जैसे केरला स्टोरी में भी वो 32,000 जो उन्होंने एक फिगर कोट किया था, उस फिगर को लेके बहुत ही ज़्यादा और बिल्कुल अंदर तक जाकर लोगों ने उस जी। पे रिसर्च भी किया और काफ़ी क्वेश्चनिंग भी हुई उनकी। और अगर क्वेश्चनिंग की बात करें तो जैसे केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, इन सारी मूवीज़ को, एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ 72 हूरे जो मूवी है, इसको भी उसी लाइट में देखा जा रहा है। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि इसको, इन मूवीज़ को प्रोपेगेंडा मूवीज़ बोल के कुछ लोग पोर्ट्रे करते हैं, उस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि ये किसी वजह से ऐसा कह दिया जाता है कि प्रोपेगेंडा मूवीज हैं। अगर बहुत सारी, जैसे अगर मैं बात करूं इन दो फिल्म्स की, कश्मीर के ऊपर पहले भी बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं लेकिन उन लोगों ने उनको ग्लोरीफाई किया है, कश्मीर की ब्यूटी की बात की है और टेररिज्म एक जस्ट एक छोटा सा एलिमेंट उन्होंने रखा है जिसको उन्होंने वाइट वॉश करने की कोशिश की है और ऑडियंस ने इस तरीके के सिनेमा को नकार दिया। कश्मीर फाइल वो बात करती है जो हम सब लोग जानते तो थे लेकिन हम उसे कारपेट के नीचे डाल के बैठे हुए थे। सडनली वो फिल्म आती है और सबको असहज कर देती है क्योंकि वो ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ में अपनी बात को कहते हैं और लोग उसी चीज को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। कन्वेंशनल लोग जो सिनेमा की बातें करते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उन लोगों के हिसाब से तो उस फिल्म को वर्क ही नहीं करना चाहिए था लेकिन उन सब जी, को गलत साबित करते हुए उस फिल्म ने बहुत जबरदस्त बॉक्स ऑफिस रन अचीव किया और जो बिल्कुल। एक्सेप्ट किया उसको न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि वो ऑनेस्टली वो बात कहने की कोशिश की जो जानते सब थे मगर हम पता नहीं क्यों इस बात को भूल के बैठे हुए थे। वही बात केरला फाइल ने की। बेहतर शब्दों की चॉइस न मिलने की वजह से आप उनको प्रोपेगेंडा फिल्म कहकर जो है वो साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं। मगर समवेयर मुझे लगता है कि देखिए हक है सबको जो जैसा उसे कहना चाहे, मगर समवेयर उन्होंने ये बताया कि मेन स्ट्रीम सिनेमा फिर वो नहीं है जो आप सिर्फ सपने दिखाते हैं, एस्केप एंटरटेनमेंट देते हैं कि आप आए और आप 3 घंटे भूल गए और दिमाग लेके मत आइए एंड ऑल। सिनेमा ये भी होता है और लोग इसको पसंद करते हैं, न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि बड़े बड़े नंबर्स में जाके इस फिल्म को देखते हैं। वो दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है और मुझे ये लगता है कि जो बहत्तर हूर है वो ग्लोबल प्रॉब्लम की बात कर रही है। वो किसी एक रीजन सेंट्रिक चीजें नहीं है। ये दो फिल्म जो है वो एक रीजन की बात कर रही हैं लेकिन ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि यूरोप। बहुत लंबे टाइम तक इंडिया जो है वो टेररिज्म को फेस करता रहा है मगर और अब हमें यूरोप कर रहा है। वर्ल्ड स्टेज के सपोर्ट नहीं मिलता था क्योंकि जब तक वेस्ट ने एक्सपीरियंस नहीं किया था टेररिज्म को तब तक हमारी बात भी नहीं सुनी जाती थी। आज वेस्ट इस बात को जानता है क्योंकि वो खुद फेस कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में अटैक होते हैं, लंदन ट्रेन ब्लास्ट होते हैं, पेरिस के अंदर अटैक होते हैं। अभी वो लोग इस चीज़ को जान चुके हैं। पहले हर रोज हमारे यहाँ पर हम देखते थे कि दिल्ली की सदर मार्केट में हो गया, नेहरू प्लेस में हो गया, जयपुर के अंदर हो गया, जम्मू में हो रहे हैं। एवरीडे बेसिस के ऊपर ये चीज़ें होती थी। लोग कहीं पर इसके साथ में कंफर्टेबल हो गए थे और बात कोई नहीं करता था।
तो ये मुझे लगता है कि एक न सिर्फ ये आंकड़े आप खोल के देखिए तो सब जगह आपको ये अवेलेबल मिल जाएंगे कि अब तक कितनी जानें जो है वो टेररिज्म के अंदर गई हैं, इनोसेंट लोगों की जिनका कोई कसूर नहीं था। उन लोगों के उनको अपनी न सिर्फ अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, बल्कि ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके ऊपर एटलीस्ट बात होनी चाहिए। और वो जो कॉन्सेप्ट उन्हें बेचा जाता है 72 हूर, ये उसका एक हिस्सा है जिसके बारे में ये फिल्म बात कर रही है कि ये किस तरीके से उस जन्नत की ख्वाहिश में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हमेशा से ऐसा होता ही है कि जब नॉर्मली एक तो यहाँ रादर देन कि ये देखने के लिए कि एक लोग अब इस तरीके की सच्चाई को देखना चाहते हैं, आप उन फिल्म को नीचे गिराने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्म्स और ये सब चीज़ें बोल के नाम देने लगते हैं, उनको ब्रांडेड कर देते हैं एज ए प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म मेकर्स। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, मगर इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी सोचिए, लोग एंड ऑफ द डे ऑडियंस को पसंद आ रही है फिल्म, वो जानते हैं कि आप सही बात कह रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज ऑडियंस आपके साथ में है, बाकी चीज़ें इमटेरियल हैं। सो या ये एक तरह से ये भी दर्शाता है कि जो बॉलीवुड की ऑडियंस है वो मैच्योर कर रही है। द ऑडियंस इज मैच्योरिंग एंड द ऑडियंस इज लुकिंग फॉर कंटेंट। डू यू थिंक दैट द ऑडियंस इज ग्रोइंग एंड मैच्योरिंग? श्रेया, इनफैक्ट ऑडियंस हमेशा से तैयार थी, हमने चॉइसेस नहीं दी अभी उनको। मुझे ये लगता है बिकॉज क्या है, अभी ये फिल्म आई है तो हमें सैंपल से पता चल रहा है कि ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन ये चॉइस हमने पहले कभी नहीं दी। बिकॉज 4 लोग बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, और इसकी वजह से उनको लगता है कि उनको ये देखना है और आप ये दिखाइए। कुछ लोगों ने ये स्टेप्स उठाए बिकॉज वर्ल्ड सिनेमा, ग्लोबल कंटेंट जो है वो आपके पास में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और दूसरे जरिए से कोविड के बाद में चीज़ें आपके सामने आई। तो ऑडियंस जब आपने देखा कि ये इस तरीके के कंटेंट को भी यहाँ पसंद किया जा रहा है, तो कुछ लोगों ने कोशिशें की और समझ में आया कि ऑडियंस हमेशा से तैयार थी, सिर्फ आप ही उनके पास में ये लेके नहीं जा रहे थे। उन्होंने एक्सेप्ट किया, और इससे एक एडवांटेज जो हुई है कि जो हिंदी फिल्म ऑडियंस है या इंडियन फिल्म ऑडियंस है, वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। जिन रीजंस में केरला फाइल्स या केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जहां तक पहुंची है, उससे पहले कन्वेंशनल फिल्म्स नहीं पहुंची हैं वहां तक। तो नए रास्ते खोल दिए हैं, नई मार्केट खोल दी है आपके लिए। यहीं पर मैं ये बात आपको बता रहा था 72 हूरों के बारे में बात करते हुए। 72 हूरें जो है, ये आइडिया 2010 में इसके ऊपर काम शुरू किया था, और 2012 में 13 में एक्चुअली हम लोगों ने शूट स्टार्ट किया था। और उस वक्त इस तरीके की फिल्म्स का, इस तरीके की चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं किया जाता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप इस तरीके का ऐसा स्टैंड लेने वाला एक सब्जेक्ट जो है वो आप लेके आएंगे, बिकॉज 10 सालों के अंदर चीज़ें बहुत बदल गई हैं। और ये उस वक्त, जी। मगर अपने हिस्से का बहुत, मतलब हमने इसके अंदर बड़े सारे इश्यूज रहे हैं जिनमें बहुत सारे एक्टर्स थे जो विड्रॉ कर गए लास्ट मिनट के ऊपर, क्योंकि उनको लगता था कि थ्रेट्स वगैरह मिलेंगी, इश्यूज होंगे, फेस तो हमारा सामने जाएगा। सेट खड़े हुए थे, बड़े सारे प्रॉब्लम्स अपने हिस्से की आती रही। फिर कुछ वीजाज इशू होते थे क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर्स थे। बड़े मल्टीपल इश्यूज हम लोग इसके दौरान फेस करते रहे, बहुत सारी चीज़ें रही। एंड फाइनली जो फिल्म थी वो जब तैयार थी 2019 में, उसके बाद कोविड स्ट्राइक कर गया, और कोविड के आने के बाद में फिर वो सही वक्त का हम इंतज़ार करते रहे। और मुझे लगता है कि वो समय, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं, आप उनमें कुछ नहीं कर सकते। जी। जब समय आता है वो चीज़ें तभी होती हैं। तो एक लंबी जर्नी के बाद में फाइनली 72 हूरें तैयार हैं ऑडियंस के रिएक्शंस के लिए। And I'm sure the audience is, we're all very excited to watch the movie and see what the movie has to say. So, what inspired you to take up this movie, which seems to be a movie with a cause, I would say? What inspired you? शेयर मैं हमेशा से जो जो स्मॉल टाउन से जो लोग आते हैं, हिंदी सिनेमा देख के फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, मैं भी उसी का ही हिस्सा रहा हूँ। तो आप अपने साथ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, आप बहुत सारी कहानियाँ लेके आते हैं। और वो बात होती है कि आपका टेक क्या है किसी कहानी को देखने का। तो आप अनकन्वेंशनली इसलिए देख पाते हैं क्योंकि आप एक सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे हैं बॉलीवुड का, जो एक सर्टेन तरीके के ही सिनेमा को
प्रमोट किया जाता है या अप्रिशिएट किया जाता है, आप उसको बदलना चाहते हैं, और हमेशा बाहर से आने वाले लोग ही जो हैं वो अपनी कहानियों को कह के चीज़ों को दिशा निर्धारित करते हैं। मैं जिस वक्त आया था, मेरी पहली फिल्म लाहौर, उसके बाद में मैं दो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म्स के ऊपर काम कर रहा था। एक 83 और एक चंदा मामा दूर के, साईफाई थी। ये दो कमर्शियल फिल्म थी जो सर्टेन पैरामीटर्स के अंदर जिस तरीके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सिनेमा को देखती है, मैं चाहता था कि एज अ फिल्म मेकर मेरी जो वॉइस है वो सिर्फ एक कमर्शियल फिल्म तक नहीं रहे। जो कहानियां मैं कहना चाहता हूँ एज फॉर क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, अपने अंदाज में, जहां पर मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। बिकॉज आप जब बड़ी बजट की फिल्म, मल्टी स्टारर फिल्म्स करते हैं तो आपको बहुत सारे दबाव होते हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। उसको सेफ गार्ड करने के लिए आप बहुत सारे कन्वेंशनल रूट लेते हैं, क्योंकि आपको लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना है, आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन इसके बीच में मैं ये भी चाहता था कि मैं हार्ड हिटिंग फिल्म जैसे कहनी चाहिए उसके तौर पर मुझे जाना जाए एज अ फिल्म मेकर, जहां पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूं। ये वो फिल्म थी जो मैं उसी तेवर के साथ, उसी अंदाज में कहना चाहता था जिस अंदाज से मैं ये बात हमेशा लोगों को करता था। मैं ऐसे ऐसे ही कहना चाहता था जो बात अक्सर हम कुछ क्लोज लोगों के साथ में बैठ के ड्राइंग रूम में करते हैं। बिकॉज तब वो फियर ऑफ जी। जज करने का जो होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा या क्या नहीं, वो नहीं होता है। आप उसी अंदाज में इसको कहना चाहते हैं। बिकॉज बहुत दफा आपको ये लगता है कि आप एक बहुत बड़ी महफिल में हैं और वहां पर वो लोग भी हैं जिनको आप नहीं बताना चाहते कि आप कैसे सोचते हैं। कमर्शियल फिल्म उस तरीके की चीजें होती हैं जिसके कैसे अंदर जो पूरी तरीके से आप नहीं होते हैं, कुछ बाजार के दबाव, कुछ दूसरे पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन ये वो फिल्म है जिसे लोगों के मैं, दबाव, कुछ इंडस्ट्री के दबाव। जी, उन सारी नॉर्म्स के खिलाफ जाके ये बात मैं कहना चाहता था कि मुझे उन फिल्मों के साथ आप इस तरीके से भी जानिए। तो ये मेरा वो अंदाज था। बहुत ही अच्छा लगा आपका अंदाज संजय जी। मतलब स्पेशली ये बात जो आपने बोली कि आप उस तरह से उस फिल्म को पोर्ट्रे करना चाहते थे, अपने तेवर के साथ, अपने बिल्कुल एटीट्यूड के साथ, कि ये जो है वो है। एंड आई एम श्योर द ऑडियंस इज रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग अ फिल्म विच हैज दिस काइंड ऑफ से इट ऑल एटीट्यूड, कि जो है वो है। जी। क्योंकि ऐसा आज के टाइम पे देखा नहीं जाता, मगर इस तरह के एटीट्यूड को इंटरनल बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर हम बोले तो किस तरह का रिसेप्शन मिलता है? क्या आपको अपने आगे के देखिए, आगे आप जो पाथ लेने वाले हैं, उसके बारे में आपका क्या देखिए, कहना है? मैं मुझे क्योंकि काम तो एंड ऑफ द डे आप उन्हीं लोगों के बीच में करते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जी। काम कर रहा हूँ। सामने तो सभी जो आपके दोस्त हैं, जो आपको जानते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, गुड। लेकिन अभी अंदर से कोई क्या सोचता है कि इस तरीके का सिनेमा करके, बिकॉज हो सकता है कि वो आपको उठा के कैटेगरी में डाल दें और फिर वो ये हो कि नहीं, ये तो इस तरीके का सिनेमा हाँ करता है। जी। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं जो दो फिल्म करने वाला था वो किसी ना किसी वजह से हो नहीं पाई। एक मैं सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर ही रहा, डायरेक्ट मैंने नहीं की है, और दूसरी जो है वो शूटिंग से कुछ समय पहले जो है वो हम लोग नहीं हिट कर पाए फ्लोर, और वट एवर द रीज़न। अब यही वो फिल्म है। उस वक्त अंदाज कुछ और होता, मगर मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने इस फिल्म में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं जैसे कहना चाहता था मैंने वैसे ही इस बात को कहा है। अब कोई क्या सोचता है, जिस तरीके से कुछ लोग हों जो जिनको ये अंदाज बहुत पसंद आएगा, कुछ लोग होंगे जिनको ये अंदाज पसंद नहीं आएगा। मैं दोनों ही चीज़ों को उसी भाव से लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, कि इवन मेरे दोस्तों की तरफ से। बहुत सारे लोग हैं जो एक सर्टेन सिनेमा के अंदर बिलीव करते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो उनके सोचने का अंदाज है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि आपने वो रूट ले लिया है जो रूट, मतलब आप एक सर्टेन टाइप का, आप जानते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप उस रूट पे निकल चले, वो उनकी सोच है। मुझे लगता है कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ जिसने इस सब्जेक्ट को चुना और उसको उसकी पूरी ईमानदारी से कहने की कोशिश की। अगर मुझे इसके अंदर कुछ लाग लपेट करनी होती, इसे व्हाइट वॉश करना होता या किसी और तरीके से, तो फिर मुझे ये सब्जेक्ट नहीं चुनना चाहिए। अगर मुझे ये डर लगता कि नहीं, अगर मैं कहूँगा तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे या कुछ चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, तो फिर मैं सब्जेक्ट कोई नहीं चुनता। उसके लिए मैं कोई लव स्टोरी और कोई दूसरी सब जो चीज़ें चल रही होती हैं, रोम कॉम वगैरह, कॉमेडी, सब करता रह सकता था, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट चुना। वो तो सेम रंग रंग प्लीज एंड तो हाँ। मैं उसको उसी ऑनेस्टी से मैंने कहने जी। की कोशिश की, जिस रीज़न से मैंने इसको चुना। बिल्कुल। तो मैं बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता। मैंने मतलब इसलिए कि आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, कन्विक्शन से करते हैं, और बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं।
कि इसका इंडस्ट्री कैसे रिसेप्शन में होगा। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे फेवर में बहुत कोई किसी ने ट्वीट नहीं किया है या किसी ने कोई चीज़ें नहीं कि आप प्राइवेटली जब मिलते हैं तो सब आपको बात करते ही हैं, लेकिन ओपनली कोई आपके साथ में नहीं आता। वो उनकी अपनी वजह रहेंगी, विच इज़ परफेक्टली फाइन। वो अपना, हो सकता है कि वो शायद उनको ये पसंद नहीं आया है और इसलिए उन्होंने नहीं किया हो। तो बट इट्स ऑल राइट। मैं जिस तरह से अच्छी चीज़ें लेने के लिए तैयार हूँ, उसी तरीके से बुरी चीज़ों के लिए भी तैयार हूँ। संजय जी, आपका अंदाज कुछ बहुत ही अनोखा सा लगा। बहुत ही अनोखा अंदाज है आपका, एंड आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इन एनीवन। इन दे आर नेवर सो ओपन अबाउट थिंग्स। तो इवन इफ फॉर नथिंग एल्स, मैं पर्सनली लोगों को एनकरेज करूंगी कि वो जाके ये फिल्म देखें, सिर्फ आपके अंदाज की वजह से, सिर्फ आपके एंथुजियाज्म की वजह से कि आपने कितने जोश के साथ और कितने ऑनेस्टली इस फिल्म के बारे में बात की हमारे साथ। अगर हम फेथ की बात करें, अगर हम जो अलग अलग फेथ्स होते हैं उसकी बात करें, रिलीजन की बात करें, तो 72 हो रहे, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ टेररिज्म के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि ह्यूमन बॉम्ब्स बने वो, या जो अपने अपने आप को शहीद कर दें, सैक्रिफाइस कर दें, सिर्फ उसके लिए नहीं यूज़ हो रहा, लोगों को कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मिथ है, तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि वो बाकी के रिलीजन्स में किसी किसी तरह से लोग परेशान होते हैं या डिसइल्यूजनमेंट होती है, जिसके वजह से वो जाके इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे या इन मिथ्स के पीछे खुद को कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अ, कोई दूसरा धर्म अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं? ब- मैं जब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोलता हूँ आपको, इससे अलग बात की बात करता हूँ। जब इस फिल्म का टीज़र तो नहीं, वो डिजिटल पोस्टर जो था वो आया, उसमें कुछ सर्टेन पोस्टर बॉयज हैं टेररिज्म के, जो वर्ल्ड ग्लोबल स्टेज के ऊपर उन्होंने अपने अंदाज में अपनी बात मनवाई है, वो सारे लोगों के फोटोग्राफ्स थे। इसकी वजह से सर्टेन लोग जो हैं वो असहज हो गए और उन्होंने दोनों चीज़ों के बीच में इस बात को डिफरेंशिएट ही नहीं किया कि टेररिज्म की बात हो रही है। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, वो और भी उसका बहुत गहरा प्रभाव है। लेकिन हमने सिर्फ उसके एक पहलू का के ऊपर बात की है जिसमें टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यही टीजर से जाहिर होता है कि उसके अंदर वो लोग हैं और वो किस तरीके से उनको एक सुनहरा ख्वाब जो है वो बेचा जा रहा है, उसकी बात हो रही है। मगर लोगों ने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करें। वो उनको लगा कि ये पर्सनल अटैक हो रहा है उनके ऊपर। जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसके ऊपर बैन की बात करने लगी और ये करने की। मुझे लगता है कि कम से कम अपनी बात को सही तरीके से कहने के लिए सबसे पहले फिल्म देखने की जरूरत है। उसके बाद में फिर आप जो भी आपको पसंद आए ना पसंद आए, आपको जो कहना है, जो बुरा लगे आपको या सही लगे, वो बात तब उसके बाद में कहिए। लोग बहुत जल्दी में होते हैं किसी भी तरीके से कि उनको ये लगता है कि आप शायद इस चीज के ऊपर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समाज में कुछ बुरा है तो सिनेमा के माध्यम से, सिनेमा के जरिए हम उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फिल्म तो लोगों के बीच में से ही निकलती है। वही जो आप देखते हैं वही बनाने की कोशिश करते हैं। वो अच्छा और बुरा दोनों तरीके की चीजें हो सकती हैं। ये सिर्फ जी। जी। जो देखिए, जब रिलीजन एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम करने लगता है तो फिर वो इसका इस्तेमाल जो है वो अपनी नंबर्स को, अपनी संख्या को बढ़ाने में करने लगता है। और उसके लिए फिर उनके सामने जो टारगेट है कि उनको एक सर्टेन टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए फिर वो हर चीज़ जो है वो बेचते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित है, वो दूसरे लोग भी जो हैं वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं और अपने नंबर्स को, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कन्वर्शन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर बात यहाँ पर इस फिल्म के जरिए मैंने सिर्फ इस एक पहलू को उजागर करने की कोशिश की है जो टेररिज्म की बात करता है, कि किस तरीके से उनको एक सुनहरी जन्नत का ख्वाब दिखाया जाता है जिसके अंदर वो हर चीज़ है जो अक्सर यहाँ वर्जित मानी जाती है, और जिसमें सबसे ऊपर जो है वो 72 हूरें हैं कि आपको 72 हूरें मिलेंगी जब आप जन्नत नशीन होंगे। तो उस चीज़ के, तो उस पहलू को बात करते हैं जिसको जनरली लोगों ने डिफरेंशिएट नहीं किया और उसको पर्सनल अटैक के तौर पर, तो वो मुझे एज अ फिल्म मेकर अटैक करने लगे मेरे इंटेंट के ऊपर। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो गया, बिकॉज कुछ ही दिन में फिल्म आ जाएगी, तो आप उसको देखने के बाद में फिर अंदाजा लगाइए तो कम से कम आपके पास में सही वजह होगी अटैक करने की। उससे पहले तो शायद उससे 3-5 सेकंड की चीज़ के ऊपर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना थोड़ी सी जल्दबाजी है, थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए उन्हें।
जी। संजय जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस तरह का अंदाज़ कहीं देखने नहीं मिलता बॉलीवुड में, और आई विश एंड वी एट चिति विश योर फिल्म ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो we will मच। make sure that, we would like to make sure that everyone gets to watch this movie and see reality for how it really is. थैंक यू। Brutal honesty. थैंक यू सो मच श्रेया, Thank you. थैंक यू सो मच, Namaste. थैंक यू। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.